Good morning, students. Welcome back in English class with Rajesh sir. In our today's class, we will translate of lesson 2 of 12th class. The name of the chapter is The Lost Spring from the book Flamingo. It is written by Anis Jung. The Last Spring, written by Anis Jung, talks about the national shame of children being forced to live a life of poverty एंड एक्सप्लॉयटेशन। इसमें जो एनिस जंग है वो इस चैप्टर के माध्यम से हमें ये बताती है कि ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात होती है कि जो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो पोवर्टी गरीबी में अपना जीवन यापन करते हैं और उनके साथ उस उम्र में बहुत नाइंसाफ़ी होती है, बहुत उनका शोषण किया जाता है। द मेन टू प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर में दो नायक हैं, दो प्रमुख नायकों के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। पहला जो पार्ट है उसमें साहिब आलम के बारे में बताया गया है जो कि एक रैग पिकर है। सेकंड जो मुकेश है वो भी एक इसी तरह का काम करता है। वो वहाँ पे जो चूड़ियों की जो फैक्ट्री है फिरोजाबाद में, वहाँ पे वो काम किया करता है। मुकेश डोंट लिव देयर चाइल्डहुड एज दे हैव टू कैरी द बर्डन ऑफ पॉवर्टी एंड लिटरेसी। लेकिन उनके माँ बाप बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं और अनपढ़ होते हैं, जिसके कारण वे बच्चे जिस उम्र में उनको पढ़ना चाहिए था वो उस उम्र में काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस उम्र में उनको पढ़ना चाहिए था लेकिन अपने परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन के लिए उनको ऐसे इलाकों में ऐसा काम करना पड़ता है जो उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है इस छोटी सी उम्र में। इसी चैप्टर को इस राइटर के द्वारा, एनिस जंग के द्वारा हाईलाइट किया गया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ट्रांसलेशन को, ज़्यादा समय आपका वेस्ट न करते हुए। स्टोरीज लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। जो लॉस्ट स्प्रिंग है वो स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से ली गई है। अबाउट द ऑथर, सबसे पहले हम ऑथर के बारे में पढ़ेंगे। एनिस जंग 1964 में इसका जन्म हुआ। वॉज बोर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड, इसका जन्म राउरकेला में हुआ था और इसने अपना बचपन बिताया। एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद, इसने अपना बचपन और अपनी जो एडोलसन थी वो उसको हैदराबाद में व्यतीत किया। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद, उसने हैदराबाद में अपनी एजुकेशन हासिल की। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और उसके बाद उसने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी जाकर अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उसके जो मम्मी पापा थे उसके पेरेंट्स दोनों के दोनों राइटर थे। एनिस जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया, एनिस जंग ने राइटर के रूप में जो अपना कार्यभार संभाला था वो उसकी शुरुआत उसने भारत से की थी। इंडिया से ही उसने अपना कैरियर को शुभारंभ किया था। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर, बहुत से जो अखबार थे उसकी वो संपादक भी रही। इन इंडिया, भारत में, एंड एब्रॉड, और विदेशों में भी बहुत से न्यूज़पेपर थे जिसकी वो संपादक रही थी। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उसने ऑथर्ड कुछ सेवरल बुक्स भी उसने ऑथर्ड की, लिखी। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक, ये जो चैप्टर है जो हम गोइंग टू रीड, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग, जिसका टाइटल जो लॉस्ट स्प्रिंग है वो स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उसने एक बुक लिखी है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उसका एक छोटा सा भाग है। हेयर सी एनालाइज द ग्राइडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन विच कंडम्स दिस चिल्ड्रन टू लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पे जो इस चैप्टर में एनिस जंग इस चीज़ का विश्लेषण करती है, ये जो गरीब बच्चे होते हैं वो गरीबी में पिसते रहते हैं
और उनकी जो परंपराएं होती हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। और यही जो चीज़ें होती हैं जो उन बच्चों का शोषण करती है। चलिए हम अपनी ट्रांसलेशन को स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपीज़ इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे गार्बेज मीन्स जो कूड़ा करकट होता है उसको गार्बेज कहा जाता है। कभी कभी मुझे गार्बेज में 1 रुपये का नोट मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस? आप ऐसा क्यों करते हो? आई आज साहिब, मैंने साहिब से पूछा। किसने पूछा? एनिस जंग ने। किससे? साहिब से पूछती है। हुम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिससे मेरी मुलाकात रोजाना होती थी। स्क्राउंगिंग्स फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड। एनिस जंग कहती है कि मेरे इलाके में जो कूड़े करकट का जो ढेर लग जाता था उसमें वो रोजाना आता था साहिब, और उसमें से कुछ गोल्ड ढूंढता था, उसकी तलाशी करता था। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। काफ़ी समय पहले साहिब ने अपना घर छोड़ दिया था। सेट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। उसका जो घर था वो हरे भरे खेतों के बीच ढाका में स्थित था। हिज होम इज़ नॉट एवन ए डिस्टेंस मेमोरी। अभी भी उसका जो घर है उसकी यादों में बसा हुआ है, उससे दूर नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स। उसके उस गांव में जहाँ पे वो रहता था बहुत तूफान आया करते थे। दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। और उस तूफान में क्या होता था, उनके खेत मकान सब कुछ बहकर चले गए। हिज मदर टेल्स हिम। ऐसा ये बातें उसकी मम्मी साहिब को बताती है। दैट्स वाई, इसीलिए दे लेफ्ट, उन्होंने अपना जो ढाका शहर था वो छोड़ दिया। क्यों? वहाँ पे जो भी खेती करते थे बार बार तूफान आ जाता था, और उनका जो घर था वो भी प्राय उस तूफान में बह जाता था। इसलिए मजबूर होकर उन्होंने अपना देश छोड़ना पड़ा। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। जहाँ पर वो रहता है उस शहर में आकर बस गए। लुकिंग फॉर गोल्ड, और वहाँ आके सोने को ढूंढने लगे। सोना, यहाँ पे गोल्ड का मतलब है कि अपनी आजीविका के लिए यहाँ आकर बस गए। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। अब उसने कहा कि मेरे पास कुछ करने को है ही नहीं, क्या करूँ मैं? ही मटर्स, वो बुदबुदाता है। लुकिंग अवे, आगे देखते हुए। गो टू स्कूल। अब मैंने उससे कहा कि आप स्कूल जाइए। आई से ग्लीबली, मैंने थोड़ा सा मजाक करते हंसते हुए कहा। रियलाइजिंग इमिडिएटली, तुरंत मुझे एकदम आभास हो गया। हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मेरी जो एडवाइस है वो कितनी खोखली है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, क्योंकि मेरे इलाके में उस टाइम कोई भी स्कूल नहीं था। वैन दे बिल्ड वन आई विल गो। अब उसने कहा कि मेरे इलाके में कोई स्कूल नहीं है, और जब स्कूल बन जाएगा तो मैं पढ़ने के लिए चला जाऊंगा। अब मैंने फिर कहा, वो एनिस जंग कहते, इफ़ आई स्टार्ट एज स्कूल, यदि मैं स्कूल स्टार्ट करती हूँ तो विल यू कम, क्या पढ़ने के लिए आओगे? यदि मैं स्कूल बना लेती हूँ क्या वहाँ पर आप पढ़ने के लिए आओगे? आई आस्क, मैंने पूछा। हाफ जोकिंग, थोड़ा सा मजाक करते हुए। यस, उसने कहा। ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, चमक थी। मुस्कुराते हुए कहा, यस मैं ज़रूर आऊँगा पढ़ने के लिए। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद। आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने देखा वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया। इज योर स्कूल रेडी, और कहने लगा कि क्या आपका स्कूल तैयार है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, मैंने उसको कहा कि काफ़ी समय लगता है स्कूल बनने में। आई से एम्बेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिस, क्योंकि मैंने जो उससे प्रोमिस किया था उस पर मैं लज्जित थी, मैं बहुत शर्मिंदा थी। दैट वॉज नॉट मीन्ट, जिसका ये अर्थ नहीं था कि रियली में मैं उसके लिए स्कूल बनाऊंगी, ऐसा कोई वो नहीं था। बट प्रोमिस लाइक माइन, जैसा कि मैंने मेरी तरह के जो वादे किए जाते हैं, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ दिस ब्लिक वर्ल्ड, इस अंधेरे संसार में इस तरह के वादे हर कोने में अधूरे पड़े रहते हैं। बहुत से आते जाते हैं, वादे करके जाते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे, स्कूल बनवा देंगे, लेकिन इस तरह के वादे प्राय अधूरे रहते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, 1 महीने की जान पहचान के बाद, आई आस्क हिम इज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम, उसने बताया कि मेरा नाम साहिब आलम है। ही अनाउंस, ही डजंट नो, वो नहीं जानता था कि व्हाट इट मीन्स, कि उसका जो नाम है वो किसको रिप्रेजेंट करता है।
उसका नाम असली क्या है, उसका अर्थ क्या है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह इसका अर्थ जान जाता, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का मालिक, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसके पास बहुत ही मुश्किल टाइम होता इस बात पर विश्वास करने के लिए। उसको विश्वास नहीं होता कि उसका जो नाम है वो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। अनअवेयर ऑफ व्हाट इज नेम रिप्रेजेंट, इस बात से वो अनजान था कि उसका नाम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता रहता था, गलियों में इधर इधर घूमता रहता था। एंड आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, एक ऐसे लोग बच्चों के समूह के साथ जो बेयरफुट बॉयज, जो हमेशा नंगे पैर घूमते रहते थे। हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह के पक्षियों की तरह आते थे। एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर को गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स, एक महीने के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं सबको पहचानने लगी। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, मैंने उनसे पूछा, जब वे नंगे पैर थे तो मैंने उनसे पूछा कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा। माई मदर डिडंट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली, एक ने कहा, बड़े सीधे साधे उसने आंसर दिया और कहा कि मेरी मम्मी ने उनको सेल्फ, अलमारी के ऊपर से नहीं उतारा। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ। एड अनदर, दूसरे ने कहा, यदि वो उसको उतार भी देते, चप्पल उसको पहनने के लिए दे देती, तो वो इसको फेंक देता, उन चप्पलों को नहीं पहनता। वेयरिंग शूज, हु इज वेयरिंग शूज, जो जूते पहना हुआ था, दैट डू नॉट मैच, और वो ऐसे जूते पहना हुआ था कि उसको मैच नहीं कर रहे थे, उसके ढीले ढाले थे, मैच नहीं कर रहे थे। व्हेन आई कॉमेंट ऑन इट, जब मैंने उस पर कॉमेंट किया। ही सफल्स हिज फीट, वो अपने पैरों को थोड़ा सा रगड़ता है। एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं कहा, सिर्फ पैरों को थोड़ा सा घसीटने लगता है। आई वॉन्ट शूज, मुझे शूज चाहिए, जूते चाहिए। सेज ए थर्ड बॉय, अब तीसरे बच्चे ने कहा कि मुझे जूते चाहिए। हु हैज़ नेवर आउंड ए पेयर ऑफ हिज लाइफ, कभी उसके जीवन में कभी जूते आए ही नहीं थे, उसने कभी जूते पहने ही नहीं थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश की में यात्रा करते हुए, घूमते हुए। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने बहुत से बच्चों को देखा था कि वॉकिंग बेयरफुट, वो हमेशा नंगे पैर चलते रहते थे। इन सिटीज, शहरों में। ऑन विलेज रोड, और गांव के रोडों के ऊपर नंगे पैर बच्चों को मैंने घूमते हुए देखा। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये नहीं कि ये लैक ऑफ मनी, उनके पास पैसे नहीं थे, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, क्योंकि वहाँ पर एक रिवाज था नंगे पैर रहना। इट इज वन एक्सप्लेनेशन, एक ने इसका वर्णन किया। आई वंडर, मैं हैरान थी। इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, ये तो एक बहाना था, टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पुअर्टी, उनकी जो गरीबी थी उनको ढकने का ये तो एक बहाना था। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन, मुझे एक आदमी की कहानी याद है। उडीपी वंस टोल्ड मी, उडीपी की कहानी है, मुझे बताया। एज ए यंग बॉय, जब मैं एक यंग बॉय था। ही वुड गो टू स्कूल, वो स्कूल जाया करता था। एन ओल्ड टेम्पल, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, जो कि बिल्कुल एक पुराने टेम्पल के पास था। वेयर इज फादर वॉज ए प्रिस्ट, और उस मंदिर में उसके पिताजी एक प्रिस्ट थे, पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वो कुछ समय के लिए वहाँ रुक जाता। एट द टेम्पल, उस टेम्पल में रुक जाता। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और भगवान के लिए प्रार्थना करता कि हे प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे जूते मिल जाएं। 30 ईयर्स लेटर, 30 साल के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैंने उसके गांव की फिर यात्रा की, मैं वहाँ पे फिर टाउन फिर गया। एंड द टेम्पल, उस मंदिर में भी गया। विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, अब बिल्कुल तबाह हो चुका था, अब बिल्कुल भी क्या हो चुका था, तबाह हो चुका था। इन द बैकयार्ड, उसके पीछे। हु लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पर नया पुजारी रहता था। देर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पे रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक की कुर्सियाँ रखी हुई थी। ए यंग मैन ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक यंग बॉय था जिसने ग्रे रंग की यूनिफॉर्म डाली हुई थी। वीयरिंग सॉक्स, जराबें थी उसने पहनी हुई थी। शूज, और जूते भी थे। अराइव्ड पांथिंग, वो हाँफता हुआ वहाँ पर पहुँचा। एंड थ्री हिज बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और फोल्डिंग बेड के ऊपर अपना बैग फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देखते हुए। आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय, मुझे दूसरे लड़के की प्रार्थना याद आ गई।
हैड मेड टू गोडेस, जिसने भगवान को प्रार्थना की थी कि व्हेन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज, और अंत में उसे परमात्मा ने उसकी पुकार सुन ली और उसको जूते मिल गए। लेट मी नेवर लूज देम, अब मैं इनको कभी नहीं खोऊंगा। द गोडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, क्योंकि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, जो यंग बॉयज थे इस पुजारियों के बच्चों की तरह, ना वोर शूज, अब वे जूते उन्होंने पहनने शुरू कर दिए हैं। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो रैग पिकर्स हैं। इन माई नेबरहुड, मेरे आसपास के इलाकों में, रिमेन शूलेस, अभी भी वो जूते नहीं डालते हैं, जूते उनके पैरों में नहीं होते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स, मेरी जो जान पहचान थी वो रैग पिकर के साथ, उन नंगे पैर वाले रैग पिकर के साथ, लेट टू मी सीमापुरी, वो मुझे अब सीमापुरी लेके जाती है। सीमापुरी जो प्लेस है, प्लेस ऑफ द पेरिम्फ्री ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बाहरी इलाका है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन काफ़ी मीलों दूर है दिल्ली से। मेटाफोरिकली दोज हु लिव हेयर, जो यहाँ पे रहते हैं, आर स्क्वेटर्स हु कम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो 1971 में बांग्लादेश से वापिस यहाँ पर आए थे। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब का परिवार भी उनमें से था जो 1971 में इंडिया आए थे। सीमापुरी वॉज देन ए विल्डरनेस, उस समय जो सीमापुरी हुआ करता था, जिस दौरान ये यहाँ आके बसे थे, उस दौरान बिल्कुल सुनसान हुआ करता था। इट स्टिल इज, अभी भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अभी इतना खाली नहीं है। यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गई है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रूफ टिन एंड टारापोलिन्स, इनकी जो मकान होते हैं, इनकी छत वो टिन की और मोटे तरपाल की होती है। डिवॉइड ऑफ सीवेज, नालियों की व्यवस्था अच्छी होती है। ड्रेनेज और रनिंग वाटर, पानी नालियों में चलता रहता है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, यहाँ पे लगभग 10,000 के करीब रैग पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, लगभग इनको यहाँ 30 साल से ज़्यादा समय हो चुके हैं यहाँ पर रहते हुए। विदाउट एन आइडेंटिटी, इनकी कोई भी पहचान नहीं है। विदाउट परमिट्स, न इनको किसी चीज़ की परमिशन दी गई है। बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन इनका राशन कार्ड बना दिया गया है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, और उस राशन कार्ड की सहायता से इनका नाम वोटर लिस्ट में आ गया है। फॉर सेवरल देन द आइडेंटिटी, और यही उनकी पहचान है। इफ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, यदि हम अपने परिवार को खिला सके, भर पेट खिला सकें, एंड गो टू बेड विदाउट एन एंचिंग स्टोमच, और बिना पेट में दर्द हुए हम अपना पेट भरकर सो जाएं, यही हमारे लिए पर्याप्त है। वी वुड रादर लिव हेयर देन इन द फील्ड दैट गेव अस नो ग्रेन्स, वो कहता है कि हम यहाँ रहना पसंद करते हैं उन खेतों की अपेक्षा जिन्होंने हमें कभी अनाज दिया ही नहीं। क्यों? वहाँ पे बाढ़, स्ट्रॉम्स, इस तरह की चीज़ें आती थी, वहाँ पे बेचारे भूखे मरते थे, और यहाँ कम से कम इनका पेट तो भर जाता है। से ए ग्रुप ऑफ वुमन, एक औरतों के समूह में से एक औरत ने कहा, इन टैटर्ड साड़ी, जिसने फटी हुई साड़ी पहनी हुई थी। व्हेन आई आस्क्ड देम, जब मैंने उनसे पूछा, व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, जब उनका सुंदर जो हरा भरा खेत थे, जो नदी वाला खेत था, उनको क्यों छोड़ा, तब उन्होंने कहा, ये जवाब दिया कि वहाँ तो हमें भूखा मरना था, भूखा मरने की अपेक्षा हम इस स्थान पर रहना पसंद करते हैं, हमारे खेतों ने तो हमें कुछ नहीं दिया। वैन एवर दे फाइंड फूड, जब भी कभी उनको भोजन मिलेगा, जहाँ कहीं भी उनको भोजन मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स, वो वहीं पर अपने टेंट को गाड़ लेते हैं। दैट बिकम ट्रांजिस्ट होम्स, वही उनका एक घर बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे उनमें बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और बड़े होने के बाद वो भी अपने माता पिता की हेल्प करना शुरू कर देते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सीमापुरी में जिंदा रहने का अर्थ है मीन्स रैग पिकिंग, कि वहाँ पर रैग पिकिंग है, आपको रैग पिकिंग करनी पड़ेगी। थ्रू द ईयर्स, कई सालों तक, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, अब इन्होंने एक फाइन आर्ट की कला हासिल कर ली है। गार्बेज इज टू देम इज गोल्ड, गार्बेज उनके लिए
एक सोना है, इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनकी रोजाना की रोटी है, ए रूफ ओवर देयर हेड, ये यही जो गार्बेज है यही उनके ऊपर एक छत है, इवन इफ, मानो कि इट इज़ ए लीकिंग रूफ, चाहे ये लीकिंग रूफ क्यों न है, उसमें पानी ही क्यों न टपकता हो, आखिर यही उनके लिए एक छत है। बट फॉर ए चाइल्ड, लेकिन बच्चों के लिए इट इज़ इवन मोर, ये कुछ और ज़्यादा है। आई समटाइम फाइंड ए रुपीज़, कभी कभी मुझे एक रुपीज़ मिल जाता है, इवन ए 10 रुपीज़ नोट, कभी कभी 10 रुपये नोट भी मिल जाते हैं। साहिब सेज, साहिब ने कहा, हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक रही थी। वैन यू कैंट फाइंड ए सिल्वर कॉइन्स इन द हीप ऑफ गार्बेज, जब आपको उस गार्बेज के ढेर में जब कोई चांदी का सिक्का मिल जाता है, यू डोंट स्टॉप स्काउंगिंग्स, आप उसकी तलाशी बंद नहीं करते हो, तलाशी जारी रखते हो, क्योंकि फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, आपको यही उम्मीद होती है क्या पता यहाँ पर और चांदी का सिक्का मिल जाए। इट सीम्स, ये लगता था, दैट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट, उनके लिए अलग उसका महत्व था, फ्रॉम व्हाट इज मीन टू देयर पेरेंट्स, और माता पिता के लिए उनका अलग महत्व था। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज़ रैप्ड इन ए वंडर, ये कोई हैरानी वाली चीज़ होती थी। फॉर द एल्डर्स, और बड़ों के लिए, इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, ये तो उनकी ज़िंदगी का जीने का एक साधन था। वन विंटर मॉर्निंग, एक विंटर सुबह, आई सी साहिब स्टैंडिंग बाई द फेंस्ट, मैंने पाया साहिब को खड़ा हुआ एक फेंस्ट, एक बाड़े के पास, नेबरहुड क्लब, हमारे पड़ोस में एक क्लब था, उसके गेट पर मैंने पाया साहिब को खड़े हुए। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, जो उनको देख रहा था जिन्होंने दो सफ़ेद रंग की ड्रेस, दो आदमियों को देख रहा था जिन्होंने सफ़ेद रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस का गेम खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मुझे ये गेम बहुत पसंद है। ही हम्स, वो मन मन में कहता है। कंटेंट टू वॉच इट, और उसको देखने में भी वो संतुष्ट है। बिहाइंड द फेंस, उस बाड़े से वहीं पर देखने में उसको संतुष्टि हो जाती है। आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाऊंगा। वैन नो वन इज अराउंड, जब वहाँ पे कोई नहीं होता है तब मैं अंदर जाता हूँ। ही एडमिट्स, वो इस बात को स्वीकार करता है। द गेट कीपर्स लेट्स मी यूज द स्विंग्स, गेट कीपर है वो मुझे अंदर जाने देता है। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहिब भी इस दौरान टेनिस के जूते पहने हुए था। दैट लुक्स स्ट्रेंज और इज डिस्कलर्ड शर्ट, और उसकी जो शर्ट धुंधली पड़ी हुई थी जिसमें रंग नहीं था, एंड शॉर्ट, जो उसने निकर पहना हुआ था उसके ऊपर वे अजीब लग रहे थे जूते। समवन गेव देम टू मी, उसने कहा कि किसी ने मुझे दिए थे। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, मानो कि वो उसका बताना चाहता हो कि आपको ये जूते कहाँ से मिले। द फैक्ट दैट, बात ये थी कि दे आर डिसगार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, ये किसी अमीर बच्चे द्वारा ये त्यागे हुए जूते थे, उसने उसको पहनने से इनकार कर दिया था। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर, शायद उसने उसको पहनने से इनकार कर दिया होगा। बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से किसी के एक में होल हो गया था, एक सुराख बन गया था। डज नॉट बोदर हिम, लेकिन वो कहता कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, एक ऐसा आदमी, एक ऐसा बच्चा जो हमेशा नंगे पैर चलता हो। इवन शूज विद ए होल इन ड्रीम कम ट्रू, उसको मान लो कैसे जूते मिल जाए, चाहे वो फटे हुए जूते क्यों न मिल जाए, तो उसके लिए ये होगा कि मानो कि उसका सपना पूरा हो गया हो। ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली, वो उसको बड़ी बारीकी से देख रहा था, उस मैच को, आउट ऑफ रीच को, जानता था कि ये गेम मेरी पहुंच से दूर है। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहिब इज ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ, एक सुबह मैंने देखा साहिब मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था। इन हिज हैंड, उसके हाथ में, इज ए स्टील कैनिस्टर, स्टील का एक कैनिस्टर था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द डिस्टेंस, अब उसने मुझे बताया कि कुछ दूरी पर एक चाय की दुकान है, मैं वहाँ पे काम करता हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर संकेत करते हुए कहा। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपीज़ दिए जाते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और मुझे खाना पीना भी साथ दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब, मैंने उससे पूछा क्या आप इस जॉब को पसंद करते हो। आई आस्क, मैंने पूछा। हिज फेस, उसके चेहरा, आई सी, मैंने देखा है, लॉस्ट द केयर फ्री लुक, अब वो लापरवाही से दिखाई दे रहा था। द स्टील कैनिस्टर सिम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली और इज सोल्जर, वो कहता है कि
उसका जो स्टील का कैनिस्टर था वो उसके लिए बहुत थोड़ा भारी लग रहा था, उस बैग की अपेक्षा। जिस बैग को हमेशा वो अपने कंधे पर टांग कर चलता रहता था, उसकी अपेक्षा ये थोड़ा सा भारी लग रहा था। क्यों? द बैग वॉज हिज, क्योंकि वो खुद का मालिक था, वो बैग उसका खुद का था। द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन, कैनिस्टर उस आदमी का था हु आउंस द टी शॉप, जिस जो चाय की दुकान चलाता, जो चाय का मालिक था, उस दुकान का मालिक था, उसी का ये बैग था। अब उसको उसके अंडर में काम करना पड़ता था। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्योंकि अब जो साहिब था वो अपना खुद का मालिक नहीं रहा। डियर स्टूडेंट्स, होपिंग दैट you got in a better way. If you have any doubt, you can ask me. Tomorrow we will discuss next story about Mukesh. Have a nice day. Thank you very much.